फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव होगा उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि क्या माहौल बनता है, उसी के अनुसार बाकी फेसेस में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में जो 300 प्लस सीटें थी इनकी, तो अब की बार ये घट तो रहे हैं। वर्चुअल रैलियों के दौर में रियलिटी तो अभी सामने आ नहीं पा रही है, लेकिन ये तय है कि भाजपा नुकसान में है। और वाल्मीकि वोट किधर जा रहा है? वाल्मीकि वोट तो बीजेपी का वोट बैंक है, अभी वाल्मीकि वोट बैंक का नहीं कह सकते। क्या हाथरस से फर्क पड़ेगा कुछ या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि हाथरस से कुछ फर्क पड़ रहा है। हाथरस की घटना से कोई फर्क नहीं है? मुझे नहीं लग रहा। वाकई नहीं है, इतना बड़ी घटना होने के बाद भी। कोई। लेकिन इस इलाके में तो पहले जो दलित तो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वो तो जीत का एक बड़ा इक्वेशन माना जाता रहा, तो अब क्या बात हो गई है? गठबंधन के आने से वो जो दलित तो देखो साथ उसके रहेगा, वो तो बसपा के साथ है, बसपा का जुड़ा हुआ वोट है दलित। कुछ जगह पर थोड़ा वोट भाजपा को भी जा रहा है दलितों का। आप किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं? क्या ब्राह्मण वाकई नाराज हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी से? मेरा अपना मानना यह है कि ये जो अभी विकास दुबे जी का इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे के बाद में और बहुत सारे ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए, तो पूरब साइड में ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज है बीजेपी से। जहाँ जहाँ ब्राह्मण जिसके प्रभाव में होंगे वो वहाँ वोट करेंगे। मायावती इस बार ओवैसी का किरदार निभाने जा रही है। जो काम ओवैसी करते थे मुस्लिमों का वोट काटने का, वो काम इस बार मायावती करेंगी, गठबंधन का वोट काटने का। सहारा लेके नफरत का लबों को जब भी खोलेगा, सहारा लेके नफरत का लबों को जब भी खोलेगा, लगेगा फूल बरसे हैं मगर वो जहर घोलेगा, लगेगा फूल बरसे हैं मगर वो जहर घोलेगा। और सियासत में चमक ही झूठ के पॉलिश से आती है, सियासत में चमक ही झूठ के पॉलिश से आती है। बड़ा लीडर है जो जितना वो उतना झूठ बोलेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिजनौर शहर में यहां मौजूद हैं। बिजनौर ज़िले का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मौसम है उसकी खबर हम यहां लेने आए हैं। यहां का तापमान कितना पहुंच चुका है, बहुत नज़दीक उत्तर प्रदेश का चुनाव अब पहुंच गया है और दूसरे चरण में यहां बिजनौर में चुनाव होंगे। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ इलाके के जितने भरोसेमंद चेहरे हैं पत्रकारों के, उनको हमने यहाँ पर बुलाया है एक पत्रकारों का पोल करने के लिए कि उनकी नज़र में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो फ़िलहाल छाए हुए हैं। इसके अलावा मतदाताओं के नज़रिए से भी जानेंगे। हम स्थानीय स्तर पर तो जानेंगे कि जो ज़िला है बिजनौर का 8 सीटें, जिसमें से 6 पिछली बार बीजेपी को मिली थी, इस बार वो कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, और साथ ही RLD-SP गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगी कि अपना ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का हालचाल हमें बताएं। मेरे साथ बहुत ही अनुभवी पत्रकार मरगूबुर रहमानी साहब मौजूद हैं, स्वागत है आपका। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र गौड़ जी, स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। मेरे साथ राजवीर चौधरी जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। नाहिद फातिमा हैं मेरे साथ। आसिफ अंसारी साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुशब्बिर हुसैन साहब मौजूद हैं, आपका स्वागत है। और रोहित त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये अलग अलग अखबारों के लिए काम करने वाले पत्रकार हैं, कुछ टीवी चैनल्स के लिए भी काम करते हैं। यहाँ पर अपनी एक तरह से इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो टीवी चैनल, कुछ अखबारों में, कुछ स्वतंत्र कैपेसिटी में काम करते हैं। सबसे पहले मरगूब साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, उन्हें कवर भी किया है। इस चुनाव में आपको अलग बात क्या नज़र आ रही है? मैडम, इस चुनाव की सबसे ख़ास बात यह है जो मैं महसूस करता हूँ और जो नज़र भी आ रहा है, इस चुनाव में सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि यह चुनाव सांप्रदायिक चुनाव नहीं हो रहा है। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि यह चुनाव सांप्रदायिक नहीं हो रहा। हालांकि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रत्याशियों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये चुनाव सांप्रदायिकता की ओर बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा किस बुनियाद पर कह रहे हैं आप? क्या चीज़ ऐसी नज़र आ रही है आपको? ऐसा इसलिए है कि पिछले दिनों किसान आंदोलन, सत्ताधारी भाजपा का ज़बरदस्त विरोध और सपा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूँकि जाट बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, तो जाट बाहुल्य क्षेत्र, दूसरा सत्ताधारी पार्टी का ज़बरदस्त विरोध, किसान आंदोलन से भी जो भाजपा के ख़िलाफ़ एक लहर चली, वो लहर अभी तक बनी हुई है। और जाट और मुस्लिम व पिछड़ों का एक साथ आ जाना इस बात की दलील बन गया कि ये चुनाव किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, तमाम कोशिशों के बावजूद ये चुनाव सांप्रदायिक नहीं हो पा रहा है। इससे भाजपा प्रत्याशियों में बेचैनी भी है और उनकी तमाम कोशिशें ये हैं कि किसी तरह ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो जाए ताकि वो जो फ़िलहाल उनकी स्थिति नज़र आ रही है उससे उबर सके।
राजवीर चौधरी जी, मुझे बताइए कि आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जाट और मुस्लिम एक तरफ आ गया है। ये कहानी तो हम दिल्ली में बैठ के भी काफ़ी सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक तरफ ध्रुवीकरण होगा तो आपको लगता है उसका क्या क्रॉस पोलराइजेशन नहीं होगा? मैडम, बिजनौर की बात करें तो बिजनौर जिले में 8 विधानसभाएं हैं और 8 में पिछली बार जो बीजेपी के खाते में 6 थी, 2 समाजवादी के खाते में थी, लेकिन चूंकि नूरपुर में एक विधायक की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ उपचुनाव है तो सपा के खाते में चली गई थी। तो इस बार अभी जो है 3 सीट समाजवादी के पास हैं और 5 बीजेपी के पास है। अब चूंकि जो चुनाव इस समय है, चुनावी माहौल है, तो इसमें जो बिजनौर जिले की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे गठबंधन बीजेपी पे हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि किसान वजह है सबसे बड़ी, 13 महीने तक दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चला था उसकी कहीं ना कहीं नाराज़गी है, और भारतीय किसान यूनियन और जो किसान संगठन है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज करने में लगे हुए हैं। ये आपको लग रहा है, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा आपको लगता है भारी नहीं है? क्योंकि बार बार ये बात हो जाती है कि देखिए, अगर अखिलेश यादव चुनाव में आ गए अगर सरकार में, तो जो जिस तरह का बहुसंख्यकवाद देखा गया था वो अब नहीं देखने को मिलेगा। एक असुरक्षा की भावना तो नहीं है? समाजवादी पार्टी की जब सरकार चली थी 2012 से लेकर 17 तक, उसमें सरकार की कुछ जो दंगा था मुजफ्फरनगर का, उस दंगे की वजह से समाजवादी को सरकार यहाँ पर नहीं आ पाई थी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिला था। उस चीज़ को अब भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि उसी बिना पे अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी फ़ायदा ले सकती है। लेकिन अगर इस तरह का, चूँकि पश्चिम में जाट बाहुल्य इलाका है पश्चिम में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है अभी कि इस तरह का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे किसानों की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकती है। नाराज़गी भारी पड़ सकती है। मैं आपकी तरफ आती हूँ गौर जी, लेकिन उससे पहले नाहिद आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। नाहिद फातिमा, मुझे बताइए कि बिजनौर का मैं खासकर आपसे जिक्र करना चाहती हूँ। जो 8 सीटें हैं यहाँ की, आप उसे नज़दीक से कवर करती हैं और ख़ासकर हम सभी पत्रकारों के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने समय निकाला चुनाव के इस टाइम पे। मैं जानती हूँ आप सबको अपनी खबरें फाइल करनी है अब तो दफ्तर जाके वापस। तो नाहिद, मुझे बताइए कि मुद्दे यहाँ पर आपको अपने ज़िले में भारी पड़े हैं या आप किस तरह से चुनाव को देख रही हैं? देखिए, बिजनौर में अगर हम 8 विधानसभा सीट्स को देखें तो हमें ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीट पर मुस्लिम फेस लेकर आई है, तो सभी जगह हम गठबंधन को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कुछ प्रत्याशियों की फेस वैल्यू पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे सदर सीट की हम बात करें तो यहाँ पर रुचि वीरा एकमात्र प्रत्याशी ऐसी हैं जो सदर सीट पर एक बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं। उनका मुस्लिमों में अच्छा प्रभाव रहा है जब वो समाजवादी पार्टी से थीं, अब वो बसपा से प्रत्याशी हैं, तो फेस वैल्यू का काफ़ी असर पड़ता है। विधायक रहते उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और उनकी एक कॉलेजेस की एजुकेशन फील्ड में एक बड़ा काम है, बड़ा स्टाफ है और मतलब अच्छा बड़ा घराना है। तो हम यहाँ पर सदर सीट पर बसपा को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज चौधरी, वो जाट बिरादरी से हैं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सूची चौधरी, वो भी जाट बिरादरी से है। तो डेफिनेटली जाट थोड़े इधर जाएंगे और कुछ इधर जाएंगे, मतलब कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मुस्लिम वोट भी डेफिनेटली डिवाइड होगा कि कुछ रुचि वीरा के खाते में जाएगा और कुछ गठबंधन के साथ जाना है। तो इस तरह की जो सीट्स हैं वहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव होने के आसार हैं। तो अभी 12-13 दिन है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट बात नहीं है। आपको कुछ स्पष्टता मिल रही है गौर साहब? आपको स्पष्टता मिल रही है कुछ? वो कह रही है कि अभी तो स्पष्ट नहीं है। नहीं, वही है, त्रिकोणीय उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। जो चुनाव है ज़िले के अंदर, ये जो 5 सीटों पे जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं बसपा ने, वो मुस्लिमों का वोट काटने की उनकी कोशिश है। कैसे देख रहे हैं आप ये 5? इसलिए क्योंकि अब ज़िले में 50% मुस्लिम आबादी है, तो बीएसपी बोलेगी कि हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। हर सीट पे अगर 20-20 हज़ार वोट भी मुस्लिमों के ले गए तो नुकसान तो गठबंधन को जा रहा है, जो है वो गठबंधन को जाएगा नुकसान अगर बसपा के ले जाएंगे। वैसे सीधा मुकाबला जो दिखाई दे रहा है गठबंधन के साथ भाजपा का दिखाई दे रहा है। हर सीट पर ज़िले की जितनी सीटें हैं उसमें मुकाबला उसके साथ दिखाई दे रहा है। आपको ये लग रहा है कि जो आरोप लग रहा था एमआईएम पर कि वो मुस्लिम कैंडिडेट 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो वो काम बसपा कर रही है। बसपा कर रही है वोट काटने का काम? नहीं, वोट काटने नहीं, वो जो प्रत्याशी खड़े हैं उधर वो वोट तो कटेंगे, जाएंगे बसपा के। जो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं, जो उनके अपने वोट हैं, वो तो उनके साथ जाएंगे।
नहीं तो लेकिन इस इलाके में तो पहले जो दलित तो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वो तो जीत का एक बड़ा इक्वेशन माना जाता रहा, तो अब क्या बात हो गई है? गठबंधन के आने से वो जो दलित तो देखो साथ उसके रहेगा है, वो तो बसपा के साथ है, बसपा का जुड़ा हुआ वोट है दलित। कुछ जगह पर थोड़ा वोट भाजपा को भी जा रहा है दलितों का वोट जा रहा है, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 30% जो करीब दलित वोट है हाँ। स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, वो सारा नहीं मिलेगा मायावती ना, को? कुछ जगह जो थोड़ा बहुत वोट है वो दलितों का, जैसा भाजपा वाले अपने डोरे डाल रहे हैं उन पे वो कर रहे हैं, तो थोड़ा वोट जा रहा है। तो कितनी सीटें देंगे आप बीजेपी को? 8 में से कितनी देखिए सीटें अभी दे ये रहे हैं? स्थिति स्पष्ट नहीं है, ये तो कहा नहीं जा सकता, अभी चुनाव दूर है। गठबंधन के साथ सीधा हर सीट पर मुकाबला है। हर सीट पर मुकाबला हो रहा है, और स्टेट के नज़रिए से आप कैसे देख रहे हैं अगर पूरे राज्य में हम देखें? यही हालत पूरे राज्य में चल रही है, यही हालत है, कहीं ऐसा है तस्वीर बदली भी नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं कि क्या दो तरीके से अगर चुनाव को देखा जाए कि अगर जाति हावी रहती है, जातिगत राजनीति, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो पूरा गठबंधन है वो जीतेगा, और अगर धार्मिक आधार पर हम देखें अगर वो राजनीति भारी रही, क्या इसको इतना सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि क्या बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण से फायदा होगा? देखिए जो किसान आंदोलन के बाद जाट मतदाता गठबंधन के साथ जुड़ा है, टूट का है, वो भाजपा का ही तो वोट था, वो वापस जाने की स्थिति में तो नहीं है, वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, चाहे थोड़ा वोट जाए भाजपा को जाएगा तो ही। और भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण का खेल खेला जाए। लेकिन जितना प्रचंड बहुमत था भाजपा को पिछली बार, अगर कुछ सीटें कम भी आ गई तब भी तो कितनी कम हो जाएंगी? अब ये तो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन कम होंगी सीट। आसिफ अंसारी साहब, आपकी क्या राय है मुझे बताइए, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि भाई देखिए इतना बड़ा बहुमत मिला था भाजपा को कि बहुत नुकसान होगा, तब भी कितना नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो काफ़ी रहेगा, लेकिन ये चुनाव जो है जाट समाज का और लोकदल के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है, और लगता नहीं है कि वो हटेंगे। अपना जो एक क़यादत खड़ी करने की उनकी कोशिश है जयंत जी के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ के अगर समीकरणों की देखा जाए तो रुचिवीरों को भी कम नहीं आंका जा सकता। मुस्लिमों में उनकी सक्रियता जो है वो काफ़ी सक्रिय रहती है। वो तो कह रहे हैं यही तो चाहिए था भाजपा को कि रुचिवीरा, जैसे अगर एक सीट का हम एग्जाम्पल ले लें कि इस सीट से अगर रुचिवीरा 20-25 हज़ार वोट ले जाती हैं और फिर जाहिर है एसपी आरएलडी को भी वोट मिलेगा, तो बीच में से भाजपा का कैंडिडेट निकल जाएगा। नहीं, ये जाट और मुस्लिम समाज की जो वो है, जाट समाज की अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। मुस्लिम समाज भी सपा का कोर वोटर रहा है, तो इसलिए काफ़ी फाइट में रहेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बिजनौर में जो है फिलहाल तो नज़र आ रहा है। और स्टेट लेवल पे आप अपनी कोई टिप्पणी रखेंगे, कोई आपकी राय है? स्टेट लेवल पे भाजपा नुकसान में तो रहेगी। जाट इसका किसान आंदोलन का नुकसान उसे है, और कोरोना में कुप्रबंधन जो रहा है उस आधार पे भी, और इधर इनकाउंटर में विकास दुबे इनकाउंटर है, पूरब में जो है वो ब्राह्मण और ठाकुरवाद जो है उसका भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, उसका असर भी रहेगा भाजपा पर। मुशब्बिर साहब, मुझे बताइए कि अपरकास्ट वोट को लेकर हम कम बात कर रहे हैं, कि अपरकास्ट वोट को लेकर हम कम बात कर रहे हैं। अपरकास्ट मतलब ठाकुर वोट या ब्राह्मण वोट, आप किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं? क्या ब्राह्मण वाकई नाराज़ हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी से? मेरा अपना मानना यह है कि ये जो अभी विकास दुबे जी का इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे के बाद में और बहुत सारे ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए, तो पूरब साइड में ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज है बीजेपी से। चाहे वो 20-25% ब्राह्मण हो, वो नाराज कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उधर ऐसा नहीं है कि ठाकुर लॉबी के अंदर के नाराजगी नहीं है, वहां भी कहीं ना कहीं लेके कुछ ना कुछ लेके ठाकुर लॉबी में भी नाराजगी है। जैसे आप वहां ही देख लिया, आप गोरखपुर की सीट पे योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी ऐसा नहीं है कि चुनाव बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, वहां भी उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं छलक रही है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आदमी कर तो जाता है, उसको देखता नहीं है पीछे मुड़ के, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव में आके इस चीज को देखना पड़ता है। तो जो वोटर है, नहीं आजकल का वोटर वो नहीं है कि वोट डालना, बहुत समझदारी से साइलेंट वोटर है, बहुत समझदारी से वोट कर रहा है। जैसा कि यहीं बिजनौर सीट पर आप आ जाइए, बिजनौर सीट में पहले जो था एक चुनाव यहाँ पर हुआ था मुस्लिम जाट और मुस्लिम समीकरण से, यहाँ से सुखबीर जी विधायक बने थे, मुस्लिमों ने और जाटों ने मिलके वोट दिया था तो वो विधायक बने। उसके बाद गठबंधन दोनों का समीकरण अब फिर ऐसा हुआ, उनका सीट निकलने के बाद बसपा और मुस्लिम का समीकरण बिजनौर सीट पर बसपा का और मुस्लिमों का समीकरण रहा है, और या तो बीजेपी निकली है
या बसपा की सीट निकली है यहाँ से, क्योंकि एससी वोट प्लस मुस्लिम वोट। दूसरा यह रहा कि जैसे मुस्लिम वोटों का अभी भी यही है कि कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है कि हम क्या करें। एक तरफ तो गठबंधन, दूसरी तरफ बसपा। बसपा के पास एससी वोट बैंक है। एससी वोट बैंक में भी बसपा का जो एससी वोट बैंक है, एक जाटो बिरादरी होती है। जाटो बिरादरी का जो वोट बैंक है वो बसपा को वोट करती है। जाटो बिरादरी अगर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो बसपा को ही वोट करती है। नॉन जाटव दलित क्या जो करेंगे? नॉन जाटा हो उसमें से फाड़ होने की संभावना है। उसमें ये भी लग रहा है जो बीजेपी से नाराज वोट बैंक है वो गठबंधन को भी जा सकता है और बीजेपी को भी जा सकता है उसमें से। अच्छा, जी, हालात तो इस सीट के ये नजर और आ रहे हैं। वाल्मीकि वोट किधर जा रहा है? वाल्मीकि वोट तो बीजेपी का वोट बैंक है। अभी वाल्मीकि वोट बैंक का नहीं कह सकते। क्या हाथरस से फर्क पड़ेगा कुछ या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि हाथरस से कुछ फर्क पड़ रहा है। हाथरस की इसमें घटना से कोई फर्क नहीं है? मुझे नहीं लग रहा। वाकई नहीं है, इतना बड़ी घटना होने के बाद भी? कोई वाल्मीकि भाजपा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का वाल्मीकि बेस बहुत वोट कम है। संख्या में है। वाल्मीकि हमारे यहाँ बहुत कम संख्या में है। राज्य के स्तर पर देखिए। बीजेपी पे जाएगा। बीजेपी का हाँ मूल वोट है। रोहित जी, आपके पास आ जाती हूँ मैं। बहुत देर से ब्राह्मण वोट की बात तो हो रही है। हम दिल्ली में बैठ के बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण इस वक्त टूट रहा है इस बार। हालांकि कहा जाता है कि भाई बीजेपी तो बड़ी ब्राह्मणवादी पार्टी है। हमने देखा है कि उनका रवैया भी इस तरह का रहता है। आप कैसे देख रहे हैं बिजनौर में बैठे हुए? क्या वाकई ब्राह्मण नाराज़ हैं और क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं बीजेपी से नाराज़गी? मैडम, अगर किसी भी हम जाति की बात करें, अगर हम कोविड काल को भूल रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, साथ ही साथ जो है जो महंगाई है, उसको लेकर भी जो है अब की बार मतदाता वोट कर रहा है, वो किसी भी वर्ग का हो। तो अब की बार अगर आप देखें, जो करीब तबका है, जो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में प्रभाव डालेगा, क्योंकि उनके साथ जो बीता है उसको वो भूल नहीं सकते। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें और पूरब में बात करें, पूरब में हैंड टू माउथ आज भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में उभर के आएगा। साथ ही साथ पश्चिम में अगर हम बात करें तो किसान मुद्दा जो है सबसे अहम मुद्दा है। ये नाराज़गी जो है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत गंभीर साबित होगी। रोहित जी, मैं समझती हूँ और होना भी यही चाहिए किसी भी लोकतंत्र या सभ्य समाज में कि जो आम जनता के मुद्दे हैं उन पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो अनुभव रहा है चुनाव कवर करने का और चुनाव देखने का, वो ये है कि बड़ा ही जातिगत, धर्म पर आधारित वोट होता है। इसलिए हम बार बार जाति या धर्म के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव हमारा रहा है। तो ब्राह्मण वोट को लेकर आपकी कोई राय है कि क्या ब्राह्मण समाज नाराज़ है, उनका एक हिस्सा नाराज़ है, या आपको लगता है कि वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट हैं? देखिए, नाराज़गी तो है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना, जैसे पूरब साइड में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतलब पूरब साइड में है, जो हैंड टू माउथ है, और जिनके साथ कोविड काल में या महंगाई में ये जो मुद्दा ये ऐसा उभर के सामने आएगा जिसको लेकर वोट बैंक वो किसी भी समाज का, उसमें ब्राह्मण भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं अब की बार इफेक्ट जरूर जा रहा है वोट पे। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर में मैंने आपसे बताया जैसे किसानों की नाराज़गी है। दूसरी बात ये कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से, किसान के प्रदर्शन जो साल भर चला, उस समय इन्होंने अगर ये पहले फैसला लेते तो शायद इसका कुछ बेनिफिट इनको दिखता किसानों में। अच्छा, अभी लेकिन नहीं जो लग रहा अब आपको? किसानों में नाराज़गी चली गई है ना, वो दूर नहीं हो रही है, और ये दूरी इतनी है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी और गठबंधन के प्रत्याशियों को फ़ायदा पहुंचा रही है और सीधी टक्कर भी है। तो बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरब में भी नुकसान देखने को अभी मिल रहा है। गौर साहब, आप इस बात से सहमत हैं? आप इस बात से सहमत हैं कि ब्राह्मण वोट कट सकता है बीजेपी से? पश्चिम में तो नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिम में नहीं कटेगा, पश्चिम में ब्राह्मण वोट कटता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हमने देखा कि पूरब में ब्राह्मण नेता टूट के समाजवादी पार्टी के साथ गए। वहाँ ये कहा जा रहा है कि नेता भले से चले गए, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। वोटर के सामने वोटर के सामने विकल्प नहीं है ना। ब्राह्मण वोट का जो है कहाँ जाए ब्राह्मण वोट? मुझे आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ मर्शी साहब कि ये पूरा जो चुनाव है, आपको इसकी तस्वीर अभी कैसी उभरती हुई नज़र आ रही है? आपने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं दिख रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि शायद आपके ज़िले में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्टेट के लेवल पे दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होगी जो इस चुनाव को तय करेगी? मैं एक बात, जैसा अभी गौड़ साहब ने कहा कि पंडित वोट भाजपा से नहीं कटेगा। पहली बात तो ये कि अगर हम जनपद की अपने बात करें तो हमारे जनपद में बहुत ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण नहीं रहते। जो शहरों में ब्राह्मण रहता उससे ज़रूर आप कह सकते हैं कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जितने पंडित हैं, जो जिसके असर में वहाँ पंडित हैं, वो उसके साथ जाएंगे।
मिसाल के तौर पर अगर कहीं जाटों के कहीं गांव में ब्राह्मण रहते हैं तो वो यकीनन गठबंधन के साथ जाएंगे, और यदि कहीं भाजपा का कोई गांव है, भाजपा समर्थकों के बीच वो रहते हैं, तो वो भाजपा के साथ जाएंगे। यहाँ ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि पंडित भाजपा के ही साथ जाएंगे। जहाँ जहाँ ब्राह्मण जिसके प्रभाव में होंगे वो वहाँ वोट करेंगे। और इस चुनाव की सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जिसकी बहुत सारे लोगों की उस पर नज़र भी नहीं है, गठबंधन को इस चुनाव में सबसे अधिक जो फ़ायदा पहुंचेगा वो इस बात का पहुंचेगा कि गठबंधन से किसी की कोई नाराज़गी दिखाई नहीं देती। अगर सपा को छोड़ दें, सपा और रालोद को मिला के अगर हम देखते हैं, सपा से बेशक नाराज़गी हिंदुओं की हो सकती, लेकिन रालोद को जब हम उसके साथ मिला देते तो उससे किसी की नाराज़गी नहीं है। आम मतदाता की गठबंधन से कोई नाराज़गी नहीं। बाकी जितने दल हैं, बाकी जो दल हैं महत्वपूर्ण, जो 2 दल हैं, मायावती को लेकर मुसलमानों में खासी नाराज़गी। क्यों है? मायावती को लेकर मुसलमानों में खासी नाराज़गी यूँ है कि मायावती अब तक मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर, ख़ास तौर से इन 5 वर्षों में तो बिल्कुल वो खामोश रही। इससे मुसलमानों में बेहद नाराज़गी है। मुसलमान इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि एनआरसी में मायावती का एक बयान तक मुसलमानों के फेवर में नहीं आया, ना वो कभी अब तक इन 5 वर्षों में भाजपा के ख़िलाफ़ बोली। कम बोले या ज़्यादा बोले, सपा कांग्रेस ये बोले हैं, लेकिन मायावती ने एक लफ्ज़, एक शब्द वो कहीं नहीं बोल पाई। इसे लेकर मायावती को लेकर मुसलमानों में बेहद नाराज़गी है। राजवीर जी, मुझे भी समझ में नहीं आती ये बात कि ये सिर्फ बात मुसलमानों की तो है ही कि उनके मुद्दों पे नहीं बोली, और पिछले चुनाव में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि वो नाराज़ हो गई थी कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पिछले चुनाव की बात कर रही हूँ मैं तो, लेकिन वो किसी भी मुद्दे पर नहीं बोल रही हैं। मैं तो देखती हूँ कि वो बोल ही नहीं रही हैं, वो दलितों के मुद्दे पर नहीं बोलती हैं। मायावती इस बार ओवैसी का किरदार निभाने जा रही है। जो काम ओवैसी करते थे मुस्लिमों का वोट काटने का, वो काम इस बार मायावती करेंगी, गठबंधन का वोट काटने का। अपने इनके पास सिर्फ एससी वोट है, इसके अलावा कोई वोट इनके पास नहीं है। चाहे बिजनौर की बात कर लो, चाहे पूरे प्रदेश की बात कर लो, हो सकता हो जो पिछले चुनाव में मायावती की सीटें आई थी उससे आधी सीट ना रह जाएं। ये हालत हो गई है। ये वजह यही है, मायावती ने ज़मीन पर पैर नहीं रखा। ज़मीन पे जो नेता काम कर रहे हैं, जनता उन्हें वोट देगी, या जो एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं उन्हें देगी। तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या ये अंदर खाने कोई एक तरह से अनरिटन एक उनका अग्रीमेंट है, बिना लिखा हुआ कोई अग्रीमेंट है बीजेपी के साथ, ऐसा लग रहा है? नहीं, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी हुई है, क्योंकि इतने मुद्दों पे बहुत मुद्दे ऐसे हुए। मायावती ने सिर्फ ट्विटर पे तो उनका बयान आता है, लेकिन अपने मुंह से कोई ऐसी बात उन्होंने पिछले 5 सालों में नहीं कही। तो अंदर क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं ना, उसमें फंसी हुई हैं, सीबीआई जांच में लगे, भाई फंसा हुआ है उनका, और भी फंसे हुए हैं। तो इसमें ऐसे कहीं ना कहीं उन्हें इसमें मतलब बैकडोर से वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। मेरा बात अधूरी रह गई थी जो मैं बताना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि मायावती को लेकर मुसलमानों में नाराज़गी, भाजपा से नाराज़गी, किसान आंदोलन, किसानों में महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा से आम आदमी नाराज़। गठबंधन ही एक ऐसा दल है जिससे कि आम आदमी की कोई नाराज़गी फ़िलहाल दिखाई नहीं देती। ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन के पक्ष में लहर तो है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, जो प्रत्याशियों के चेहरे होते हैं, उससे जो है, जैसे हमारे यहाँ बिजनौर में लगभग सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले का भाजपा को भारी लाभ पहुँचेगा। त्रिकोणीय मुकाबले का भाजपा को भारी लाभ पहुँचेगा, इसलिए भाजपा को कम आंकना भी बेवकूफ़ी होगी, और कहीं कहीं बसपा को भी तमाम नाराज़गी के बावजूद जो आंकड़े हैं, जो समीकरण हैं, वो उससे बसपा के पक्ष में भी चुनाव जाता कहीं कहीं दिखाई दे रहा है आपको। यानी आप ही कह रहे हैं कि सीट वाइज देखना पड़ेगा। अब मैं एक पोल कर लेती हूँ आप लोगों से कि आपके स्टेट में कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं अलग अलग गठबंधन को, और इसके अलावा अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका ज़िला है, उसमें दे रहे हैं। रोहित जी, आप बताइए कि 8 में से कितनी सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को, कितनी दे रहे हैं गठबंधन को, सपा गठबंधन? अभी जो स्थिति है, अभी जो परिस्थिति है, क्योंकि अभी कम से कम जो है 10 से 12 दिन हैं चुनाव में, उसको देख के लगता है 50-50 का जो है हिसाब बनता लग रहा है बीजेपी और गठबंधन में।
आप बताइए हुसैन साहब। मुझे ये लगता है कि जो ये गठबंधन है और बीजेपी का चुनाव है, मुझे बसपा को भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है 1-2 सीट को लेकर। रिजर्व वाली सीट मिलेगी या और दूसरी भी मिल सकती है? दूसरी भी मिल सकती। तो कितनी सीटें दी फिर आपने? मैं 2 सीटों पे मान के चल रहा हूँ कि बसपा को, और 3 गठबंधन, 3 भाजपा। आप बताइए। 5 सीटें कम से कम गठबंधन की, 1 बसपा और बाकी भाजपा भी आ सकती है। 2 भाजपा को दे रहे हैं आप, 5 आप गठबंधन को दे रहे कम गठबंधन को 5। हैं। आप बताइए ना ये। मुझे भी लगता है कि कम से कम 2 बसपा पर जाएंगी, कम से कम। अच्छा। जी। 2 सीटें आप दे रही हैं बीएसपी को? हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कम से कम 4 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए। तो आप तो यानी 2 सीटों पे आप कह रही हैं कि संतुष्टि कर लेगा सपा गठबंधन? मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हूँ इस चुनाव में, क्योंकि क्या हो रहा है, सब जगह जो मायावती के कैंडिडेट हैं और गठबंधन, वहाँ मुस्लिम डेफिनेटली डिवाइड होगा। जो फेस वैल्यू के कैंडिडेट हैं, जैसे चांदपुर में रहें, जैसे बिजनौर में रहें, जैसे बढ़ापुर में हैं, जैसे नजीबाबाद में हैं, जो स्ट्रॉन्ग और फेस वैल्यू वाले कैंडिडेट हैं, वो ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएंगे गठबंधन को। और जब गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है। आप बताइए आप कितनी सीटें दे रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल है, आपने सवाल पूछ लिया। दरअसल अभी तो हमारे यहाँ तो चुनावी जंग अब शुरू हुई है। ये कहा ही नहीं जा सकता कि फ़िलहाल आगे जो दिन बाकी हैं उन दिनों में क्या माहौल बनता है। और अंदाज़ा आपका? अंदाज़ा क्या कहा जा सकता है नेताओं के बीच, और इस सियासत और आज की गंदी सियासत। भाई नेता इतने झूठ बोलने लगे हैं कि आम आदमी को गुमराह करने में बहुत वक्त नहीं लगता। मैं चूँकि शायर भी हूँ, मैंने हाल ही में एक शेर भी कहा है, सहारा लेके नफ़रत का लबों को जब भी खोलेगा, सहारा लेके नफ़रत का लबों को जब भी खोलेगा, लगेगा फूल बरसे हैं मगर वो जहर घोलेगा, लगेगा फूल बरसे हैं मगर वो जहर घोलेगा। और सियासत में चमक ही झूठ के पॉलिश से आती है, सियासत में चमक ही झूठ के पॉलिश से आती है। बड़ा लीडर है जो जितना वो उतना झूठ बोलेगा। तो इसी शेर के साथ आपने जो पार्लियामेंट में कुछ पार्टियां वोट नहीं करना चाहती वो एब्सटेन कर लेती हैं, तो आप अनुपस्थित हो गए हैं इस पोल से। हाँ आप बताइए आप। ये बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से बिजनौर में 5 सीटें गठबंधन और 3 बीजेपी, बसपा 0। तो आपको 0 लग रही है? आप बताइए। आज के हालात में वैसे स्पष्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा को भी कमज़ोर आंका नहीं जा सकता। आज की तारीख में 4 सीट भाजपा को मिलने की वो है। तो यानी मैं ये देख रही हूँ कि कम से कम 4 सीटें तो भाजपा को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। 3 से 4 सीटें यानी आधा आधा जो आप कह रहे थे वो आपके स्टेट में कम से कम दिख रही हैं। अब हम राज्य स्तर की बात कर लेते हैं कि क्या जो आपके स्टेट, आपके ज़िले का जो एक नमूना है, एक सैम्पल है, क्या हम उसे उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देख सकते हैं? रोहित जी सबसे पहले आप। देखिए, अभी कहना बहुत जल्दी होगी क्योंकि फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ तो फाद में है, लेकिन जो 7 फेज़ तक होना है चुनाव, तो माहौल फर्स्ट फेज़ से ही बनेगा। तो अभी ये कहना, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान तो है उत्तर प्रदेश में। जो 300 प्लस सीटें थी इनकी, तो अब की बार ये घट तो रहे हैं। बाकी ये फर्स्ट फेज़ से ही और जो सेकंड फेज़ का चुनाव होगा उससे माहौल बनना शुरू हो जाएगा, तो कहीं बीजेपी को झटका जो है पूरब में भी अभी लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं अभी आप? नहीं, वही मैंने कहा थी कि जो 300 प्लस थे उससे बहुत बड़ा नुकसान है, तो कहीं ना कहीं कितना होगा ये अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन गठबंधन और सपा को बेनिफिट बहुत है, बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि अभी वोटर, मैम आपसे बताएं, वोटर भी साइलेंट है अब की बार, क्योंकि कोई चुनावी ऐसी रैलियां भी नहीं हो रही हैं। अखिलेश जी भी जो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बीजेपी की भी वर्चुअल मीटिंग चल रही है। वोटर बहुत साइलेंट, लेकिन वोटर समझदार बहुत है। अब की बार आपको जो नतीजे मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो एकदम चौंकाने वाले होंगे। आप भी चौंकेंगे क्या? ये बताइए कितने आप सीटें दे रहे हैं, किस बिल्कुल, मैं तरफ देख रोहित रहे जी हैं? की बात से सहमत हूँ। अब के जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। और रहा बीजेपी की सीटें घटेंगी, अब इसमें ये देखना है कि सपा कितना बेनिफिट लेती है इसका, तो कहीं ना कहीं आगे ये आने वाला टाइम बताएगा। चुनाव 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या। लेकिन एक तरफा नहीं है चुनाव, एक तरफा चुनाव नहीं माना जाए। आसिफ साहब अभी वर्चुअल रैलियों के दौर में रियलिटी तो अभी सामने आ नहीं पा रही, लेकिन ये तय है कि भाजपा नुकसान में है। बहुत सारे मुद्दे, किसान आंदोलन, कोविड को प्रबंधन, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन नुकसान में भाजपा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डेफिनेटली पहुंचेगा, गठबंधन उठेगा, बीएसपी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्ट नंबर बताना अभी बहुत जल्दी है।
फर्स्ट फेज का जो चुनाव होगा उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि क्या माहौल बनता है, उसी के अनुसार बाकी फेसेस में चुनाव होगा। फिर आप भी इंतज़ार करेंगे फर्स्ट फेज़ का, उसके बाद बताएंगे? फ़िलहाल कोई यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा होती है। जो फ़िज़ा है, चुनावी फ़िज़ा जो प्रदेश भर में है, उससे ये तो तय हो चुका है, ये तो मतदाता तय कर चुके हैं कि भाजपा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल क्या कुछ यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगले दिनों में दूसरे चरण में, तीसरे चरण में क्या होता, ये पहले चरण का चुनाव तय करेगा। आप भी कह रहे हैं वापसी हो रही है? नहीं, अभी टक्कर फाइट है, ज़बरदस्त टक्कर है। इस बात को बीजेपी के नेता भी मान के चल रहे हैं कि चुनाव हल्का नहीं है इस बार, क्योंकि पश्चिम में भी नाराज़गी है किसानों की आंदोलन के चलते, पूरब में ब्राह्मणों की नाराज़गी है, तो कहीं ना कहीं चुनाव फंसा हुआ है। सरकार किसकी बनेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। आपको बताइए, आप आखिरी बात, किधर जीत हार? हाँ, देखिए, जो हिंदू वोटर है वे योगी जी का योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो पसंद कर ही रहे हैं। जो उनके कामकाज हैं उन्हें पसंद करते हैं, जो कानून व्यवस्था है उसे लेके। अभी खैर ये तो कहना मुश्किल है, जो प्रथम चरण के चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो पाएंगी, वो तय करेगा क्या अगले चरण में क्या हो रहा है, किस तरह तो जब आप हिंदू वोटर कह रहे हैं तो आप सिर्फ उच्च जाति की बात नहीं कर रहे हैं, आप सारी जातियों की बात कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं हिंदू वोटर तो आप सारी जातियों की बात कर रहे हैं। हाँ, हर जाति से वोट तो मिला ही, ऐसा नहीं है। हिंदू का जो वोट है, चाहे थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, वो भाजपा को जा तो रहा है, पूरा तो कहीं नहीं जा रहा। पूरी जाति कट थोड़ा ही रही है भाजपा से। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि साफ तौर पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बार बार, मुझे आदत है साफ तौर पे कहने की, और यहाँ सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि साफ तौर पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। और शायद ये हमारे पत्रकार बंधु जो बैठे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अभी पहले वो फेज़ के जो जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वो कुछ बताने की स्थिति में होंगे कि अगली वोटिंग किस तरह से होगी। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो पहले फेज़ का चुनाव है वो चुनाव की हवा तय करता है। अभी काफ़ी हद तक एक तरह की खामोशी है, और मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत गर्माहट दिख रही थी वो भी ठंड की वजह से अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी हल्की नज़र आ रही है। तो पोल हमारा यहाँ पर जो है वो ये कहता है कि बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कितना भारी, कितना नुकसान, ये पहले फेज़ के बाद पता चलेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।